Hello, viewers. Our guest today is a celebrated radio jockey who won hearts with his iconic shows on radio. Renowned for his wit, humor, and effortless storytelling, he became a household name with his relatable content. A finalist of Big Boss 8, he showcased his charm and grounded persona on national television. Beyond radio, he is a versatile entertainer who has dabbled in TV, events, and motivational speaking. He continues to inspire with his journey from the mic to the spotlight. He is fondly known as Pritam Pyare ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने मेरे नाम के तो जो कसीदे पढ़ दिए हैं, बड़ा अच्छा लगा करके। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और बहुत अच्छा हूँ सर, आपके सामने हूँ। आप भी बड़े बेहतरीन और बड़े फ्रेश लग रहे हैं मॉर्निंग में। और आपको नव वर्ष की और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको भी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत खूब सर। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो ये आपकी जी। कंपनी का असर है जो आपने मेरे बारे में बोला। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका सर। जो नाम है प्रीतम प्यारे, एक मूवी जी देखी थी मैंने, चुपके चुपके, उसमें धर्म जी का नाम था प्रीतम प्यारे। तो जी ये आपने इसका जो आपका नाम है, आपका एक्चुअल नाम तो प्रीतम सिंह है। तो हाउ जी डिड यू गेट दिस नेम सर? ये नाम पड़ा कैसे? सर, ये अब आप देखिए कि ये खुदा की रहमत है, तब ऐसा कभी कृपा हो जाती है। जैसे मैं सरदार हूँ, सिख फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो ये जो नाम है ये वाहे गुरु को कहा है, प्रीतम प्यारे परमात्मा का है। गुरबानी के अंदर में जब प्रीतम प्यारे का जिक्र आता है तो वाहे गुरु को प्रीतम प्यारे कहा है। ये बात मुझे बहुत समय बाद पता चली, जब मैं अमूमन अपना नाम ये तरह रख ली। जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, जब मैं रेडियो के ऑडिशन देने गया था, तो प्रीतम के साथ कुछ खालीपन सा लग रहा था रेडियो पे। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो और होना चाहिए प्रीतम के साथ, प्रीतम के साथ। तो वो राइमिंग के साथ प्रीतम प्यारे हो गया। अब मुझे चुपके चुपके तो याद है नहीं धर्म जी की। और वो मैंने नाम रख लिया। बाद में जब किसी रोज गुरुद्वारे जाना हुआ, तो गुरबानी में जब वो चैप्टर आया था, तो उस चैप्टर में प्रीतम प्यारे का जिक्र आया, तो मैंने कहा देखो यार, ये शायद ऊपर वाले की ही रजा थी कि ये नाम से ही शोहरत हासिल हो। और ऐसा नहीं कि कोशिश प्रीतम सिंह के साथ नहीं करी, लेकिन जब भी प्रीतम सिंह लगाता था तो लोग पूछते थे कौन प्रीतम सिंह। तो फिर मुझे कहना पड़ता था प्रीतम प्यारे। तो फिर अरे अच्छा अच्छा, आप प्रीतम प्यारे हैं। तो मैंने कहा चलो, अब ये अगर ब्रांड बन ही गया है, ये नाम लोगों तक पहुंच गया है, तो इसी नाम को मेंटेन रखा जाए। तो ये सिलसिला जारी हुआ वहां से सर। अब ठीक सर है। आपके नाम के साथ रेडियो जॉकी एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। जी तो पहले एक इमेज था रेडियो जॉकी का, बहुत सौम्य, बहुत एक एक अलग उसका एक वे था। आज जो रेडियो जॉकी का हम देखते हैं कि मुर्गा बनाने के नाम पे बहुत सारी गालियां भी खा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी जो इमेज है, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपकी जो इमेज है बिग बॉस में जाने के बावजूद एक गुड बॉय गुड गाय की इमेज है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये जरूरी है, आजकल एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है? पता नहीं सर, मालूम नहीं। देखिए क्या है कि जहां तक मेरी खुद की निजी पर्सनैलिटी का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन से किरदार चेंज नहीं होता सर। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आप अपना किरदार चेंज नहीं करते। तो बिग बॉस में भी मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करूं, तो किस तरह की भी सिचुएशन हो, जो प्रीतम का किरदार है, जो अमूमन आम जिंदगी में जो प्रीतम जीता है, वही वहां जी रहा था। ऑन स्क्रीन भी वही रेडियो पे जी रहा है, वही आपके साथ जी रहा हूं, और वही मैं हूं घर पर, मैं वैसा ही हूं। तो ये है। अब रह गया सवाल कि लोग प्रैंक कर रहे हैं, किस लेवल का प्रैंक हो रहा है। मजाक अपनी जगह होना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत सीरियसली ली भी क्यों जाए। और हाँ, कभी कभी वो जो है बिलो द बेल्ट चला जाता है। और आजकल क्या है ना सर, कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर अगर मैं आई बॉल ग्रैब नहीं कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, तो फिर मैं कुछ अचीव नहीं कर रहा हूँ। तो सारा गेम जो है ये हमारे 6 इंच के मोबाइल फोन पर आ गया है। तो मुझे आपसे बात करनी हो, तो मैंने कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपका अटेंशन मुझे वो मिल जाए। रेडियो पे भी हमको यही सिखाया जाता है। जब हम बात करते हैं रेडियो पे, तो एक एक इंसान का
एक ह्यूमन का जो कंसंट्रेशन टाइम है ना सर, वो 40 सेकंड का ही होता है। अगर मैं 40 सेकंड के अंदर आपको ग्रैप कर पाया, आपके अटेंशन को ग्रैप कर पाया, तो फिर मैं आपके साथ आगे चलूंगा शायद 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए। लेकिन अगर 40 सेकंड तक मैं साथ में नहीं रहा, तो फिर आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें रेडियो में सिखाया गया था। लेकिन अब तो सर आपको पता ही है कि 40 सेकंड के अंदर रील बन रही है, तो आपको वो कंटेंट 40 सेकंड के अंदर दिखाना होता है, कुछ ना कुछ कलाकारी करके, ताकि लोग जो है बाकी सारा कंटेंट आपका देखने आए। तो समय का खेल है सर। अब जैसा देश वैसा भेष, जैसा समाज वैसे उसके समाज के लोग। सर, आपने अभी अभी अपने नाम को अध्यात्म से जोड़ा, बात सही भी है। और अभी जी अभी आपने ये भी बोला कि जैसा देश वैसा भेष। तो हमारे देश की तो ये संस्कृति कभी नहीं रही है कि रेडियो और रेडियो के जॉकी गालियां खाएं या इस तरीके के कंटेंट के नाम पे कुछ भी परोस दें। ये सर देश में अगर आप हमारा पुराना इतिहास निकाल करके देखें, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना। हर वक्त चेंज होता तो रहता है, परिवर्तन। परिवर्तन तो सकारात्मक होना चाहिए ना। सर आजकल आजकल गालियां जो एज एज अमूमन गालियां हो गई हैं, वो आजकल तो ऐसी हो गई ना कि अमूमन कोई भी किसी भी तरह की गालियां आजकल तो बहुत चलन में आ गया, मतलब इट्स लाइक अ ट्रेंड। तो आप इस चीज को बदलाव नहीं लाया जा सकता। हाँ, आप को कंटेंट किस तरह का पसंद है, ये आपका निजी चॉइस हो सकता है। तो बहुत तरह का कंटेंट है। क्रिंज कंटेंट जिसे आप कहना चाह रहे हैं, जो कि गालियों भरा है, या रेडियो जॉकी भी गालियां खा रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया ना सर, पहले पहले क्या था ना, अमीन सयानी साहब थे, सिबा का गीत माला आया करता था, जब वो रेडियो ऑन होता था तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो बैठ करके वो सिबा का गीत माला सुनता था, कि अमीन सयानी साहब जो है इस पर्टिकुलर गीत के बारे में क्या ट्रिविया देने वाले हैं। कितना माहौल होता था, कितना बड़ा। मुझे खुद याद है कि बचपन में मैं खुद मुझे पता नहीं था कि मैं रेडियो की दुनिया का हिस्सा बनने वाला हूँ। लेकिन सिबा का गीत माला आए तो मैं बैठ जाऊं, ओ क्या मतलब। अमीन सैनी साहब हैं, भाई और बहनों, अब आप सुन रहे हैं गाना नंबर 8। तो वो जो चलता था उनका लहजा, तो सुन करके बड़ा मजा आता था। फिर अब परिवर्तन आया, माहौल बदला, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेडियो हुआ। फिर लोगों के घर तक रेडियो पहुंच गया, उनके आम जनजीवन में पहुंच गया, ट्रैफिक का हाल बताना शुरू कर दिया, बारिश का हाल, वेदर फॉरकास्ट। जब मुंबई में अटैक्स हुए थे, तो वो अटैक के बारे में भी रेडियो जो है बता रहा था बढ़ चढ़ के। जब मुंबई में फ्लड्स हुए थे, तो रेडियो वॉज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। सो रेडियो ने हर जगह अपनी भूमिका निभाई है। अब अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी है सर, रेडियो का अपना जो वजूद है, वो खुद जो है वो तलाश करने में लगा हुआ है आज की डेट में। क्योंकि अब जो है सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हम ये जो 4x6 का जो ये स्क्रीन है, इसी पे पूरा का पूरा गेम हो रहा है। सो रेडियो की भी मजबूरी हो गई है कि उस तरह के कंटेंट को परोसे। वक्त की नजाकत है सर, और मौके का दस्तूर ना, तो वाली बात हो गई है। मैं खुद इस तरह के कंटेंट के फेवर में नहीं हूं, लेकिन ये अब चलन में है सर, क्या किया जाए। अब वो एक तरह का कॉन्सेप्ट है, मिर्ची मुर्गा। वो उस तरह का वहां नावेद आकर के बड़ा अच्छा करते हैं, बड़ा खूबसूरत करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं, और गालियां भी खाते हैं। तो ये उस तरह का कंटेंट है जहां उनको पता है कि उनको गालियां पड़ेगी। आपको रैंडमली फोन लगाएंगे, आपके बारे में पता करेंगे, और आपके बारे में अभी आपने किसी से बात की हो, शायद आपके किसी रिश्ते में कोई किसी को लड़का देखना हो, लड़की देखनी हो, तो उसने वो फिगर आउट कर लिया और उसने आपको उसी हिसाब से फोन लगाया। फिर आपका अच्छा बुरा या आपका, लेकिन ठीक है सर, हास्य व्यंग है, ये भी एक तरह का व्यंग है, तो उसे उस सर तरह से लेना चाहिए, ज्यादा सर सीरियसली लेते। आप रेडियो मिर्ची और रेडियो रेड एफएम से भी जुड़े रहे हैं। जी जी जी। क्या ये जो जो प्रैंक जो होता है रेडियो पर, तो क्या ये स्क्रिप्टेड होता है? सर अमूमन काफी हद तक स्क्रिप्टेड होता है, और कभी कभी स्क्रिप्टेड नहीं भी होता है। स्क्रिप्टेड का मतलब ये कि मैं किस दायरे में रह करके इनको किस तरह से बात करने वाला हूँ। वो जो जोक का कंटेंट है ना, कि मैं आपको फोन लगाऊंगा, कहानी होगी पूरी, वीविंग होगी, कि मैं आपको फोन लगाऊंगा और आपकी ये समस्या है, इस समस्या के ऊपर मैं बात करूंगा। अब रिएक्शन का स्क्रिप्ट नहीं है, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आप हो सकता है बड़े सज्जन तरीके से रिएक्ट करें, सज्जन बन करके, या आप बिल्कुल गाली गलौज करके रिएक्ट करें, वो भी कंटेंट है, वो भी कंटेंट है। पर वो गालियां सुनाई कहाँ दे रही है, तो बीप आ जाता है ना उस पर, पी पी पी। आप बिग बॉस देखिए, बिग बॉस के अंदर में भी गाली गलौज आती है, बी 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 बी, या साइलेंट आ जाएगा पूरा का पूरा वो डायलॉग, लेकिन आपको समझ तो आएगा गाली दी। तो वाली बात है सर। खैर, हमें बहुत गर्व है कि आप बिल्कुल हट करके हैं, आप इस भीड़ के हिस्सा नहीं हैं।
सर एक क्वेश्चन अक्सर सबको ही जानना चाहता है, इस पर हजारों वीडियोज भी बने हैं, क्योंकि आप बिग बॉस 8 के पार्टिसिपेंट रहे हैं, फाइनल तक पहुंचे हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि बिग बॉस का जो कंटेंट है, आप ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या वाकई स्क्रिप्टेड है? एवरी मॉर्निंग स्क्रिप्ट दिया जाता है, होल डे इस पर आपको एक्ट करना है? ये बहुत सारे वीडियोस बनने के बाद भी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के बोलने के बाद भी, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अंडर स्कैनर है, लोग डाउट करते हैं। आप क्या कहें? सर 2014 में बिग बॉस हुआ था मेरी जिंदगी में, और मुझे भी उससे पहले लगा था कि वाकई स्क्रिप्टेड होगा। आपको बताऊं मैं, हकीकत बात, ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। उसका कारण है, बाहर जो है ना सर, 150 कैमरा लगे हुए हैं एक घर के बाहर। एक एक एलाय एक लॉबी बनी हुई है, और लॉबी के आसपास जो है वो 150 कैमराज हैं, और वो 24 घंटे जो है आप पर नजर रखते हैं। अब उनके हाथ में खेल किस चीज का है? उनके हाथ में खेल एडिट का है, और उनके हाथ में, मेकर्स के हाथ में, कौन सी स्टोरी को कितना तवज्जो देना, ये उनके हाथ में। ना स्क्रिप्ट है, ना बंदा है, ना परिंदा है। अब चार दीवारी के अंदर में आपको कुछ 8 10 15 लोगों को डाल दिया जाए, तो अपना किरदार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन 2 4 दिन के अंदर दिखाना शुरू कर ही देंगे। और वो उसी तरह से जो है मेकर्स जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले सर, जाने के पहले प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, डॉक्टर मिलता है आपसे आकर के, आपसे कम से कम नहीं तो भी 500 से 1000 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, और फिर वो आपकी साइकी समझ जाता है, और फिर वो एक किरदार लिख देता है आपके आगे कि ये इस तरह से बिहेव कर सकता है। कभी कभी वो राइट भी होता है, कभी कभी वो पूरा फ्लिप भी हो सकता है। पर उनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती, उनके हाथ में एडिट जरूर होता है सर। कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आपकी मेरी बात जो है वो बहुत ही सहज तरीके से हो गई, और हम में कोई 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 मन मुटाव भी था, तो हमने बड़े सहज तरीके से उसको क्लियर कर लिया। लेकिन एडिट में क्या दिखाया जाएगा? आपकी कोई बात को एकदम हाईलाइट किया जाएगा, और निचोड़ उसका कोई और निकलेगा। तो एडिट तो स्पाइस उनके अप हाथ में। करने के पर्पज से, स्पाइस अप करने के पर्पज से। ऑफ कोर्स, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इट्स पब्लिक डोमेन में शो है सर वो। जब तक वो स्पाइस अप नहीं करेंगे, तब तक कोई देखेगा क्यों? जब तक आप झगड़ा नहीं दिखाएंगे, जब तक आप कुछ एंटरटेनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ। पर मैं देखता हूं सर, मेरा, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट रहा हूं, पार्टिसिपेट किया है मैंने। मैं देखता हूँ सर, कितना उसका जो स्ट्रेचर है वो कितना नीचे गिर गया है। मतलब अमूमन वो बात ही नहीं रही। वो आप जाते हैं 3 4 महीने के लिए घर के अंदर में, आप वो जीना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना कंटेंट, दिमाग में कंटेंट है कि मैं क्या करूं कि जिससे कि सारे कैमरा मुझ पे आ जाएं। अगर ये थॉट लेकर के जाओगे तो कंटेंट निकलेगा ही नहीं। अलग बात है कि शायद पॉपुलैरिटी के चार्ट बस्टर पे वो नंबर 1 शो चल रहा हो, लेकिन अगर आप तुलना करें पुराने शोज से, चाहे वो हमारा सीजन हो या उसके पहले के 1 2 सीजन, इतना कमाल का कंटेंट निकलता था, इतना मजा आता था, और वो सब रियल है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मजे की बात, स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, उनके हाथ में टास्क करवाने का साधन है, वो टास्क भेजते हैं बिग बॉस के घर में। पहले, अब तो टास्क भी नहीं आते सर। पहले तो क्या टास्क आते थे कि आप वो चक्की चलाओ, चक्की से वो इतना आटा पीसो, क्या क्या टास्क नहीं करे सर। चावल में से गेहूं चुनो। अब चावल में से गेहूं चुनो या गेहूं में से चावल चुनो, आदमी तो पागल ही हो जाएगा सर। मैंने चुना है चावल में से गेहूं, सर कुछ देर बाद ना आंखें बंद होने लग जाती हैं, आपको दिखता नहीं है कि चावल कहाँ और गेहूं कहाँ है। पहले तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके चावल गेहूं अलग कर रहे होते, उसके बाद आप भूल जाते हैं चावल गेहूं का है। आप चावल में गेहूं, गेहूं में चावल मिला रहे होते हैं। क्या क्या नहीं होता सर, उनके हाथ में वो तो होता है। सर एक वो बात आपको, बताइए, जब आप लोग स्क्रीन के उस पार होते हैं और इस पार से जो उसके रेगुलर होस्ट सलमान खान जी जब कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये ज्ञान बहुत हद तक बेमानी है? चावल गेहूं दोनों मिले ही हुए हैं। क्योंकि जिन बातों को वो बोल रहे होते हैं, एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि आप तो खुद ही अपनी लाइफ में इन चीजों को कर चुके हो या कर रहे हो। आप उनकी निजी चीज पर नहीं, टिप्पणी मैं कर रहे हैं उन क्या? चीजों पर बोल रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो हमें हाँ, न्यूज़पेपर से, टीवी से पता चलता है। क्या है, सलमान खान एज एन पर्सनैलिटी, एज ए टीवी होस्ट, वो शो को संचालित कर रहे हैं। अब उस रेडार में हम उनको देख सकते हैं, उनको जज कर सकते हैं। उसके बाहर की क्या किया है, क्या नहीं किया सलमान साहब ने, और
क्या उन पे केस रहा है या कौन किसके लिए उनके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं, वो पब्लिक डोमेन में भी है, वो कोर्ट कचहरी के मामले में भी, उसमें हम तो होते ही नहीं कोई टिप्पणी करने वाले। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, सलमान खान साहब जो है बिल्कुल बायस होके, कोई किसी का पक्ष रख करके नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर के वो एक डिसीजन देते हैं, और हमेशा उन्होंने दिया है। और यकीन मानिए, वो हमेशा गाइड करते हैं आपको। कभी कभी तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके बिग बॉस के घर के अंदर आकर के आपको सजा समझाते हैं कि जब आप इतना बेवकूफपन कर रहे होते हैं, तो ही मेक्स श्योर कि वो घर के अंदर आए, पर्सनली बैठे किसी के साथ और समझाएं। किसी होस्ट को जरूरत नहीं है सर करने की, बट ही टेक्स इट वेरी पर्सनली शो को, कि इनके किरदार जो हैं, और हमेशा कहते हैं वो कि भाई तुमको ये प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म से तुमको और 10 काम मिलना चाहिए, बजाय ये कि ऐसा ना हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म के बाद तुम्हारे घर तुम्हारे काम के दरवाजे और बंद हो जाएं। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, आप देख लीजिए। इतने बड़े बड़े तिर्रम खान शो पे आए और उसके बाद कहीं दिखे ही नहीं, वो गायब ही हो गए। तो ये वो हमेशा समझाते हैं, हमें भी समझाया उन्होंने कि अपने आप का संतुलन बनाए रखो। रिएक्शन, किसी भी सिचुएशन का रिएक्शन ही आपके ऊपर होता है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। मैं क्या थोड़ा सा जज्बाती हूँ, इमोशनल हूँ, और एनर्जी मेरे में ज्यादा है, तो मैं अलग तर्ज पर मैंने, हाँ ये अलग बात थी कि मेरे पास में, मैं एक रेडियो बैकग्राउंड से था, तो मैं समझाने की क्षमता मेरे में ज्यादा है, मैं शायद बोल करके ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ किसी को, और वही वो शो पे काम आया मेरे, तो मेरे फेवर में गया, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड वो था। और वो शो जो है, वो बातों का शो है। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो आपको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। तो सलमान साहब जब आते हैं, तो वो बिल्कुल हर किसी को न्यूट्रल रख करके समझाने के चक्कर में होते हैं कि कौन किस लेवल पर जाना चाहिए। ठीक है, अब चैनल का फेवरेटिज्म तो चलता है सर, ये तो दिखता भी होगा कि एक्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, वाई को नहीं दी जा रही है, और वो हमेशा क्या करते हैं ना, वो राइट और रॉन्ग पे चलता है शो। आपने देखा होगा दो पर्सनैलिटी, अभी जैसे करण और विवियन है, वो दोनों का चल रहा है, दोनों दोस्त हैं। वो जय और वीरू बना दिया उनको, कभी कभी जानी दुश्मन बना दिया उनको शो में, कभी एक दूसरे से वो देखना भी नहीं चाह रहे। क्योंकि मैं तो ये शो बहुत करंटली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं करण को जानता हूँ पर्सनली, मैं उससे काम कर चुका हूँ, और हम मिलते भी अमूमन, तो थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में पता है। बिग बॉस में जाने के बाद, जैसा कि अभी आपने खुद ही कोट किया कि मिस्टर खान ने कहा कि इसके बाद, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आपके दरवाजे खुले, तो आपके लिए कितने दरवाजे खुले? सर मेरे लिए बहुत खुले सर, आप यकीन मानिए, पहले मैं सिर्फ मुझे लोग आवाज के जरिए से जानते थे, उसके बाद में इस आवाज को एक शक्ल मिली, और वो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म रहा। उससे पहले भी मैं एक दो चीजें कर चुका था, लेकिन मुझे वो शोहरत नहीं मिली थी। अमृत कलश में तो आप बहुत शायरी सुनाते हैं। जी। आपके लिए कुछ शायरी आई है, मैं आपको, आप, जो आपके फैंस ने भेजा है, एक है जी उसमें से। ये है प्रकाश कुमार गोरखपुर से, इन्होंने आपके लिए लिखा है। ये जी लिखते जी। हैं, आवाज में है जादू, बातों में शान है, हर दिल के करीब आरजे प्रीतम का नाम है। अरे सर। एक आपके लिए एक और शायरी है, ये एक छोटे बच्चे ने लिख के भेजा है। हंसने हंसाने का उनका एक फन बन गया, माइक के पीछे का हीरो दुनिया का जान बन गया। हम्म। तो हाँ हाँ। आपके आने के पहले हमने एक कमिंग अप रन किया था, तो उस पर से कुछ अच्छे जो हमें कपलेट्स लगे वो मैंने आपको सुनाए हैं। तो ये जो आप शायरी सुनाते हैं, ये आप खुद ही बनाते हैं या आपको दिया जाता है? नहीं सर, ये तो देखिए, वो एक स्क्रिप्टेड शो है सर, और स्क्रिप्टेड शो में जो है अमूमन राइटर होते हैं, अर्पित वागारिया करके एक बहुत अच्छे राइटर हैं, भारत का अमृत कलश के, और वो लिख देते हैं, कभी कभी वो लिख देते हैं, तो फिर उस वक्त याद करके हम बोल देते हैं, या जैसे जो हो। सर एक चीज हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा, और ये सच है, कि अब आप एक नोन फेस हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा नोन हो जाता है या उसके लाइफ में थोड़ा फेम हो जाता है, ऐसा देखने में आता है, तो वो आम लोगों से दूरी बनाना शुरू करता है। पर हम आपको देख रहे हैं कि आप माइक पकड़ करके आम आदमी से आप जुड़ रहे हैं, आम आदमी से बातचीत कर रहे हैं। तो ये किसका असर है? सर ये तो आम आदमी, सर क्या है ना कि दूरियां, मैं बाकियों का तो मुझे पता नहीं दूरियां क्यों बना लेते हैं वो, क्योंकि मे बी वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनको एक अंतराज की जरूरत पड़ती है, और जाहिर बात है क्योंकि मैं उस पोजीशन में पहुंचा नहीं हूं, तो शायद जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा, तो शायद मेरे लिए भी आसपास में कुछ अंतराज चलेगा।
लेकिन सर मजा क्या है ना सर, मजा वो बाजार में जाकर के सब्जी का भाव पता करना एक आम जनजीवन के व्यक्तित्व का हिस्सा है। अगर आप वो नहीं पता कर पा रहे ना, आप कितनी भी हवाबाजी में रहें, सब्जी तरकारी का भाव जो है वो आपके निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव ले आता है। तो आम जनजीवन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और सर ये वही जुड़ा रह सकता है, और मैं कहता भी उन लोगों से, और खास करके जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, कि बॉस आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। कोई अपना गुरु, कोई ग्रंथ, कोई किताब आपको पढ़नी जरूरी है जो आपको जोड़े। क्योंकि सर क्या है, आप क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे ना लाइफ में, आप आप नंगे आए थे नंगे जाओगे, ये हकीकत है। और हमें लाकर लाइफ में वो मैंने किया या मैं कर चुका, सर रावण की भी मैं नहीं रही तो हम तो क्या ही चीज है। तो ये बात का एहसास और ये बात का पता रहना बैक ऑफ द माइंड। तो बॉस ये तो फेम भी कब तक रहेगा सर, 2 5 10 दिन 15 दिन, 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद राजेश खन्ना का फेम नहीं रहा सर, आप अंदाजा लगाइए क्या कर लोगे। तो जितना सहज में रहे, जितना रियल रहे उतना बेटर है। क्योंकि सर इससे क्या होता है ना, इससे आप लोगों के से जुड़े रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। अलूफ हो जाएंगे तो अलूफ होने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाइए अलूफ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी समाज की स्थिति ऐसी है ना कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है सामाजिक होकर के रहता है, या फिर वो, या फिर उसको दूरियां बनानी है तो फिर आध्यात्मिक रास्ते चले जाए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, कट जाए अपने आप से, हर चीज से कटे। फिर ये मोबाइल भी नहीं होना चाहिए उसके हाथ में। लेकिन समाज से जुड़ा आदमी सामाजिक तौर तरीकों से जुड़ा रहता जरूरी है सर। तो मतलब ये आपका नेचर है, ये कंटेंट के लिए आप नहीं करते। ये मैं कहता हूं नहीं हम्म। सर। अगर आप मुझसे विदाउट कैमरा पूछेंगे, कभी बैठेंगे ना, तो आप कहेंगे यार तुम हम बात ही ये करते हैं, क्योंकि ये हकीकत है। बाकी सब चीजें फालतू हैं। सर एक शो बात बताइए, एक बात दो पांच बताइए दिन दस इसी, दिन इसी से जुड़ा हुआ। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी टाइप का फादर भी हूँ। आप सेलिब्रिटी हैं, तो आम आदमी टाइप के फादर में और सेलिब्रिटी फादर में क्या अंतर है? आपका घर में किस तरीके का है? व्यक्ति जो फादर है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है, वही सेलिब्रिटी भी एज अ फादर जूझ रहा है। आपको जो तकलीफें आती हैं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो शिक्षा का हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें जितने पैसे दिए जाते हैं, उससे मैं भी जूझता हूँ सर। मैं कोई बहुत बैकग्राउंड से मेरा कोई स्ट्रांग नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात, आप तो सर यकीन मानिए, आप तो शायद एक 9 to 5 जॉब में होंगे, एक सर्टेनिटी होगी। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमारे पास में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई नहीं है सर। हमारे साथ में हमारे हमारे घर परिवार के लोग सिक्योर नहीं है, तो सर दूसरों की तो क्या ही बात करें हम। एज एन आर्टिस्ट ना गर्लफ्रेंड सिक्योर हो पा रही है, ना वाइफ सिक्योर होगी किसी की, ना कोई बच्चे सिक्योर होंगे, कोई नहीं सिक्योर होता सर लाइफ में। ये हमारी लाइफ, ये हमको श्राप श्राप भी एक तरह से देखा जाए तो, एक एक्टर को जिस तरह से किरदार बदल जाता है स्क्रीन के ऊपर में, उसी तरह से उसकी निजी जिंदगी भी बदलती रहती है, और ये श्रापित है। कलाकार होना अपने अमूमन, हम कहते हैं ना कलाकार है, अरे कलाकार वो इसीलिए कलाकार बना क्योंकि वो समाज के लिए कलाकारी कर रहा है। उसकी निजी जिंदगी देखिए उथल पुथल होगी, वो दे ही नहीं पाता टाइम। ज्यादा एक्टिंग कर लेगा, ज्यादा काम हो जाएगा, तो वो वाइफ और बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगा। उसकी बीवी बच्चे रोते रहेंगे कि ये तो टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। अरे वो समाज के लिए हो गया ना। तो है सर वो आम आप जो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे हैं, मैं भी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझता हूँ, बिल्कुल जूझता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। और सब आपको बताओ 90% ऑफ द पीपल आर फेक, सब झूठा है। ये जो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे जो ये सब पीआर खेल है सर। पैसा दोगे, मैं पैसा दूंगा, कल को मेरे लिए भी आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। माहौल बनाया जाता है, एक पर्सनैलिटी का माहौल बनाया जाता है, किरदार का आने से पहले एक होल हवा चाहिए। आपको नहीं लगता कि आमतौर पर जिस तरीके से सेलिब्रिटी लोग बात करते हैं, नोन फेसेस बात करते हैं, आप उनके कंपैरिजन में आवश्यकता से अधिक सच बोलते हैं? इसका खामियाजा नहीं भुगतते? सर देखिए सर, रोजी रोटी खिलाने वाला तो मेरा ऊपर वाला मालिक है, ठीक है। वो आपकी भी चला रहा है, मेरी भी चला रहा है। अगर मेरे सच बोलने से किसी को तकलीफ हो रही है तो अच्छा है सर, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सच ही तो है सर, और रह क्या गया है। हम सच से भी डर रहे हैं सर, जो हमारा मूल
मूल स्वरूप है, सच बोलना। ये सबसे बेसिक स्वरूप है और हम इसी को बोलने के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है ना, पैदा हुआ सच है, मरेगा सच है, आत्मा, अंतरात्मा वो सच है, तो बोल क्यों नहीं सच रहा? बोल झूठ रहा है, उल्टा सीधा गेमिंग खेल रहा है, घुमा रहा है इधर उधर। लेकिन बोलने में, सच बोलने में इतनी दिक्कत है लोगों को जिसकी कोई हद नहीं, जो कि मूल स्वरूप है। सच ही बोलना है, सच ही पैदा होना है, सच मर जाना है। सच के अलावा क्या रह गया? आप देखो ना सर। सर एक बात और हमें बताइए, गोवा और स्विट्जरलैंड घूमने की उम्र में आप आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? गोवा और स्विट्जरलैंड, और आपने कहा गोवा घूमने और स्विट्जरलैंड घूमने के चक्कर में, सर किसने कहा कि आध्यात्मिक आदमी गोवा और स्विट्जरलैंड नहीं घूम सकता? बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। हमारे ये हमने हमारी बेसिक बुनियादी, हमने सामाजिक वो ढाका बना दिया ना कि आध्यात्मिक बात करेगा तो इसको कहीं और। मैं कहता हूं सर, आध्यात्मिक वही जो संसार में रह करके, संसार के साथ रह करके, उसके मिश्रण में रह करके वो रियल बात करे, मजा उसी का है। क्योंकि एक्चुअल सच बात यही है सर। ये आज समझ नहीं आएगी, किसी को 5 साल बाद समझ में आएगी, किसी को 10 साल बाद समझ में आएगी, किसी को 20 साल बाद समझ में आएगी जरूर, क्योंकि वही मूल स्वरूप है, सत्य। आप सत्य से कब तक भागते रहोगे? एक दिन पैसा कमाने वाला आदमी भी, स्विट्जरलैंड जाने वाला आदमी भी ना सर, एक बार थका के बोल जाता है, आई एम नॉट हैप्पी इन लाइफ। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। मेरे पास में आज बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास में एक छोटा सा घर है, क्या मैं खुश हूं? तो सर ये जद्दोजहद इसी चीज की रहती है। महल में भी हूं तो भी क्या खुश हूं? बीमारी लेके बैठा हूं महल में तो क्या खुश हूं? हाय हाय कर रहा हूं महल में तो क्या खुश हूं? हाय हाय कर रहा हूं, कोई मेरे अगल बगल में नहीं तो क्या खुश हूं सर मैं? तो ये जरूरी है सर, ये नॉलेज होना, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और परमात्मा तो हर कोई है ना, आप भी तो परमात्मा स्वरूप हो। हर कोई परमात्मा है, देखने का दृष्टिकोण, नजरिया होना चाहिए बस। सर आपने एक्टर अब्बास खान, जो आजकल कबीर के नाम से जाने जाते हैं, तो आपने उनके साथ वर्क भी किया है, उनके फ्रेंड भी रहे हैं, तो आप उनको कैसे याद करते हैं? बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, जो नवाबों के खानदान से आया हुआ है, और जिसने सारी नॉर्म्स, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑफ ऑफ सामाजिक दायरा, उसको तोड़ा है और इंसानियत की बात की है। मैं अब्बास को आज से नहीं सर, आज मुझे लगभग 20-25 साल हुए हैं उस व्यक्ति को जानते हुए, और मैंने उसकी जर्नी देखी है सर। वो क्या था, वो क्या हो रहा था और क्या है, और बहुत सारी चीजें जो हैं मैंने उससे ही अडेप्ट की है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग लोगों से मिलकर के आया हूं मैं। बहुत ही प्यारा इंसान है। और आप जब बात करें उनसे, यकीनन आपने बात की होगी इससे पहले, आपने इंटरव्यू भी किया उनका, आप देखेंगे सर अद्भुत व्यक्ति हैं। और इतना इतना उनको नॉलेज है ग्रंथों के बारे में, रिलीजियस नॉलेज है, और वो जानता है कि वो सच का साथ दे रहा है और सच बात कह रहा है। आप उनसे बात करिएगा, आप उनसे आपको सच की महक आएगी, खुशबू आएगी, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है जमीनी। वो सब ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरुओं के आड़ से निकल करके उसने अपना एक लेवल, अपना एक परमात्मा ढूंढा है कहीं। तो उसकी जर्नी बहुत ही कमाल की और बहुत ही बढ़िया रही है, और बहुत अच्छा एक्टर भी है। एक्टिंग की जिंदगी में जो है उतार चढ़ाव तो रहता ही है, लेकिन वो उसने अपने आप को जिस तरह से संभाला हुआ है सर, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात तो बहुत खूब, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और व्यूवर्स, मैं ये कहूँगा कि प्रीतम जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप एक नेम फेम गेन करने के बाद भी आप आम आदमी की तरह आम आदमी से जुड़े रह सकते हैं। सो है। व्यूवर्स, हाउ डिड यू लाइक टुडेज एपिसोड? लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। और सर, आपने हमें समय दिया, द हिलरी टाइम्स को समय दिया, कॉमन मैन आशीष कुमार को आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।